अपन टॉपिक लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर से बताया था कि जब हम ऊर्जा स्रोत के द्वारा किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने की या प्रदान करने की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि निश्चित है ना। वो आप पिछले लेक्चर में देखना, सेल क्यूवी कार्य करता है जबकि चालक के पास संचय है हाफ क्यूवी, तो हाफ क्यूवी तो गायब हो गया, मतलब लॉस हुआ। यही चीज अब आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। अगर आप वहां भी सुनेंगे उस पिछले वाले लेक्चर को वापस, तो वहां पे भी मैंने आपसे कहा था कि ये बात आगे टॉपिक के रूप में आनी है, तो वो बात टॉपिक के रूप में आपके सामने आ गई है। ऊर्जा हानि पहले तो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूं, थ्योरेटिकली सेटिस्फाई कर देता हूं कि ऊर्जा की हानि तो होनी ही थी, ये सेटिस्फाई कर देता हूं। कैसे होनी थी सब? जब हमने आवेशित चालकों को एक दूसरे से स्पर्श किया या नगण्य धारिता के तार से जोड़ दिया, तो स्वतः, मैंने आपको इस शब्द पे विशेष जोर देने का कहा था, तो स्वतः आवेश एक से दूसरे चालक की ओर गमन करता है। अर्थात आवेश के एक से दूसरे चालक की ओर गमन करने के लिए किसी बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। बाहर से तो किसी को कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। आवेश उच्च से निम्न विभव की ओर स्वतः गमन करेगा। तो इस प्रक्रिया में आवेश स्थानांतरण की इस प्रक्रिया में बाह्य कार्य अनुपस्थित है या बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं है। जब बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब यह कार्य खुद सिस्टम करता है, खुद निकाय करता है, और जब यह कार्य स्वयं निकाय ने किया तो निकाय की ऊर्जा में हानि निश्चित है, ये कार्य हम नहीं कर रहे। अभी आपको मैंने जो पिछला जो लेक्चर एंड हुआ था, उस पिछले लेक्चर के एंड में भी बैटरी से संबंधित और बैटरी से विच्छेदित में आपको दिखाया था कि बैटरी से जो विच्छेदित है उसकी स्थिति घट गई थी, U के बराबर U0/ε/r, और जो बैटरी से संबंधित था उसकी स्थिति बढ़ गई थी, क्योंकि संबंधित पे कार्य हुआ है और विच्छेदित पर कार्य नहीं हुआ, उसने खुद ने किया है। तो निकाय जब खुद कार्य करेगा तो उसकी ऊर्जा में हानि निश्चित है। तो एक फ्लो में फिर सुना देता हूं। जब आवेशित चालक व संधारित्र को टच कराते हैं या नगण्य धारिता के तार से जोड़ते हैं तो विभव के अंतर के कारण स्वतः आवेश एक से दूसरे चालक की ओर गमन करता है। आवेश के इस स्थानांतरण में बाह्य कर्मक यानी बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं है, अर्थात निकाय स्वयं कार्य करता है, और निकाय जब स्वयं कार्य करता है तो ऊर्जा की हानि निश्चित है। अब मैं इसको मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाता हूं, है ना। दो पार्ट ले लेते हैं, संधारित्रों को या चालकों, कॉमन टॉपिक है ना। तो चालकों को जोड़ने से पहले निकाय की कुल ऊर्जा, है ना। जब टॉपिक तो छोटा सा ही है पर थोड़ा लेंथ लेगा ये, इससे मैं थोड़ा बच के लिखने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। क्लियर? चालकों को जोड़ने से पहले निकाय की कुल ऊर्जा, तो U1 लिख देता हूं इससे पहले की हाफ C1 V1²। अभी टॉपिक करके निपटे। जोड़ने से पहले विभव V1 V2 बोला था और धारिता, और दूसरे चालक की हाफ C2 V2²। चलो सब जोड़ने से पहले एक बात बताऊं आपको, थोड़ा सा कुछ समझा भी करो आप। ये जो मैंने निकाली है ये कुल ऊर्जा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तो मैंने जोड़ा ही नहीं है, तो इसमें क्यों लॉस प्रॉफिट देखोगे आप? तो जब मैंने भी जोड़ा ही नहीं है तो ये तो टोटल एनर्जी हुई, अभी इसमें लॉस का कोई सवाल नहीं उठता। अपन तो कह जोड़ने के बाद
है ना साहब। तो मैंने थ्योरी जब बोली तो उसमें जोड़ने के बाद बोला, तो इसमें मत देखना, ये तो फेयर है। अब जोड़ने के पश्चात, है ना, तो साहब चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, ठीक है ना। अब जो भी कुछ लॉसेस वगैरह होंगे वो इसमें मिलेंगे। कुल धारिता कितनी, C1 प्लस C2, और कॉमन वोल्टेज V स्क्वायर, क्योंकि जोड़ने के बाद तो हाफ C1 V स्क्वायर और हाफ C2 V स्क्वायर, V तो कॉमन हो गया ना, तो मैं लिख दिया C1 प्लस C2, V कॉमन हो गया, तो हाफ CV स्क्वायर ही लिखा। लेकिन आप ध्यान रखें, जोड़ने के बाद विभव अलग अलग नहीं लिख सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चालकों को आपने कनेक्ट कर दिया और उनके विभव अलग अलग, पॉसिबल ही नहीं है। तो देख लो आप, साफ है ना। तो C1 V स्क्वायर, हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर, तो दिखा दिया मैंने आपको, है ना। अब सब U2 हाफ C1 प्लस C2, कॉमन वोल्टेज, यानी मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं, आप चालकों को जोड़ने के पश्चात कोई भी क्वेश्चन अराइज करे, पूछे, तो आप ध्यान रखना कि उसके लिए कॉमन वोल्टेज चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम पॉसिबल नहीं होगा। तो साहब उभयनिष्ठ विभव के अपन ने फॉर्मूले निकाल रखे, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर को ऐसा कर दें अपन, चलो एक बार तो ऐसे ही कर देते हैं ना, ये होल स्क्वायर। अब देखो, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, दो है ना, एक तो मैं होल स्क्वायर को कर देता हूं, देखो हाफ। अब ये C1 प्लस C2 तो कट गया, ऊपर वाले पार्ट को स्क्वायर कर दूं तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। आप देख रहे होंगे ऊपर जो पद था उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ये दो पद थे, स्क्वायर लग रहा है ना, तो ये दो थे, दो में से एक कट गया तो केवल एक ही बचा, C1 प्लस C2। अब सब मैंने आपसे कहा कि गड़बड़ अगर होगी तो इसमें तो नहीं है, ये तो टोटल एनर्जी है, गड़बड़ होगी तो इसमें होनी चाहिए, किसमें, U2 में, क्योंकि U2 आफ्टर कनेक्ट है, जोड़ने के बाद है। तो सब अपन देख लें ऊर्जा में परिवर्तन, है ना, परिवर्तन से पता पड़ जाएगा U1 माइनस U2। गड़बड़ इसमें होनी चाहिए, उसमें तो पॉसिबल, उसमें दूर देखना प्रयास ही मत करो। U1 कितना, अब देखो हाफ तो यहां भी कॉमन आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो हाफ तो मैंने बाहर ले लेना है, ले लिया। उसमें देखे तो क्या बन रहा है, C1 V1 स्क्वायर, ये रहा, प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये रहा। इसमें से लेस करो, ये लेस कर दो, हाफ हाफ तो कॉमन ले लिया, इसमें से जो लेस करना है वो मैं एक ब्रैकेट बना देता हूं पहले, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। ऐसा देखो क्या उसको थोड़ी लेंथ जाएगी, क्योंकि अभी ये C1 से मल्टीप्लाई होगा। मैं करके दिखाता हूं आपको, डेल्टा U, है ना। अब थोड़ी सी लेंथ जाएगी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा समेट के लिखूंगा ना। हाफ लिख ही दिया बाहर, ये रहा हाफ, ठीक है। C1 से पहले दोनों को गुणा करो, C1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये हो गया सब मल्टी, प्लस C2 से इसको गुणा करो तो क्या लिखेंगे, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। तो इसको मैंने C1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इसको आ जाओ, इसको भी C1 से मल्टीप्लाई करो तो C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है ना।
इसको C2 से भी मल्टीप्लाई करो तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। तो सब ये C1 और C2 से मल्टीप्लाई, C1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर चुका 2 पद, C2 से भी दोनों को मल्टीप्लाई कर चुका 2 और 2 4 पद। चलो सब, मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि क्या आपको क्लियर दिखे। अब माइनस ये 3 पद ऊपर वाले 1 2 3 माइनस है ना, C1 V1 स्क्वायर माइनस लग रहा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये वाला पद भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये देखो यहां तो जो भी है ना, अब मैं अलग पेन से कैंसिल आउट कर देता हूं ताकि आपको हर चीज साफ देखे। ये देखो साहब, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का कैंसिल दिख रहा है, ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का, और ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का कैंसिल। अब जो पद बचे इसमें भी C1 C2 मिल रहा है कॉमन, इसमें भी C1 C2 मिल रहा है कॉमन, और इसमें भी C1 C2 मिल रहा है। भाई 7 पद थे, 7 स्टेप थी, 7 में से 4 कैंसिल आउट हो चुकी है, 4 कैंसिल आउट हो चुकी है तो 3 बची है। अब इन 3 में डेल्टा U हाफ C1 C2 C1 प्लस C2, C1 C2 ऊपर कॉमन है, बटे में C1 प्लस C2 पड़ा वो ले लिया। अब क्या बचा, V1 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, यानी सीधी सीधी बात, ऊर्जा में परिवर्तन यानी U1 माइनस U2 इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये आ गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब साहब इसी में आपकी बात का जवाब है ना, ऊर्जा में हानि हुई या नहीं। चलो सब देखो, जहां तक धारिताओं की बात है C1 C2 सदैव धनात्मक होती है, धारिता सदैव धनात्मक होती है, क्लियर। तो C1 C2 हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि V1 बड़ा हो V2, ये पॉसिबल है, या ये हो सकता है कि V2 बड़ा हो V1 से। तो ये तो साफ पॉजिटिव है, ये पार्ट तो पॉजिटिव है। इस पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं अपन कि सब V1 ग्रेटर देन V2 पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कि V2 ग्रेटर देन V1 हो, दोनों ही संभावना है। बट V1 माइनस V2 स्क्वायर तो सदैव धनात्मक ही होगा, चाहे V1 बड़ा हो चाहे V2 बड़ा। तो धारिताएं भी धनात्मक हैं, V1 माइनस V2 का स्क्वायर भी धनात्मक है। इसका मतलब क्लियर है कि डेल्टा U यानी U1 माइनस U2 ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो स्वाभाविक है कि U2 U1 से कम है, यानी जोड़ने के बाद U2 और जोड़ने से पहले U1, यानी जोड़ने के बाद आवेशित चालकों को जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। साफ दिख गया, सब बिल्कुल क्लियर, क्योंकि ये धनात्मक आ रहा है अंतर, तो U2 छोटा है U1 से, है ना। तो सब जब आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात ऊर्जा
U2। जोड़ने से पहले ऊर्जा U1 की तुलना में कम होती है, अर्थात आवेशित चालकों को जोड़ने की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि निश्चित है, उसमें किसी प्रकार की कोई आप चीज सोचो ही मत, उसमें सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर साहब, है ना। अब आप कहेंगे कि इसमें एक चीज कंसीडर नहीं करी, दिखाता हूं मैं आपको। आप कहेंगे कि V1 बराबर V2 भी तो हो सकता था। तो सब यदि ये भी देख लो, आप आपकी इच्छा भी पूरी कर देता हूं। यदि V1 बराबर V2 होता तो फिर V1 माइनस V2 स्क्वायर बराबर 0 होता, यानी U1 माइनस U2 बराबर 0 होता, यानी U2 और U1 बराबर होता। फिर तो कोई हानि नहीं होगी। तो जब विभव समान है तो आवेश का स्थानांतरण ही नहीं हुआ, और जब आवेश का स्थानांतरण नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा की हानि होने वाली है ही नहीं, है ना। तो सब जब आपने समान विभव पर मान लिया तो समान विभव पर आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, और आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है तो इस केस में ऊर्जा की हानि भी कैसे होगी। ऊर्जा की हानि तो तभी होती है ना जब आवेश का स्थानांतरण हो, और आवेश के स्थानांतरण के लिए जरूरी है कि विभव असमान हो, यानी या तो V1 बड़ा हो V2 से या V2 बड़ा हो V1 से। क्लियर साहब। तो साहब ये आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि निश्चित है, ऐसा मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया, है ना। अब आपको एक न्यूमेरिकल के जरिए अपन ये समझाएंगे कि साहब दोनों बातें, एक तो आवेश का स्थानांतरण भी और इसके अलावा ऊर्जा की हानि भी, दोनों का कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो ऐसा न्यूमेरिकल तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना, जिसमें अपन दोनों लेंगे। फिलहाल तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको संधारित्र का कराता हूं। बाकी एक कमिटमेंट है कि इस पर आधारित एक शानदार न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट, इसमें एक बात बहुत अच्छी भी रहती है, आप ये मेरे को एडवाइस करना, मुझे ये जानकारी नहीं है, बच्चों से मिलेगी, है ना, कि आज टॉपिक करा दिया, उसका न्यूमेरिकल मैंने दूसरे लेक्चर में लिया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो शायद बेटर रहता होगा का मतलब जैसे ठीक है कल वापस वही टॉपिक एक बार न्यूमेरिकल के जगह रिपीट हो रहा है, तो 2 दिन का उसका माहौल बना हुआ है ना। तो मुझे मेरे दिमाग में ऐसा सोच आया कि यार जरूरी नहीं है, जैसे होता तो ये कि साहब आज टॉपिक कराए, इसी के साथ आप न्यूमेरिकल ऐड कर दो सर, ठीक है। न्यूमेरिकल तो अगर मान लो स्पेस रहती है तो न्यूमेरिकल ऐड करते ही हैं, फिर आपका भी तो प्रॉब्लम है ना, आप कितने घंटे आप एक देखो ये आई कांटेक्ट है, आप खुद भी एक स्किन के समय कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पाते, तो हमारी भी मजबूरी है कि हमें 45 से 50-55 मिनट में खत्म करना होता है। हाँ, टॉपिक टूटे नहीं, इसलिए हम कई बार 1 घंटा भी डाल देते हैं। तो सब इसलिए मैं जो विस्तार में कराऊंगा वो तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको दोनों का मैं एक फर्स्ट क्लास न्यूमेरिकल दूंगा, जिसमें ऊर्जा हानि भी आ जाएगी और जोड़ने से आवेश का पुनर्वितरण भी आ जाएगा। अब इस चैप्टर में या ये स्थिर विद्युत की एंड की ओर है, अब इसमें कुछ टॉपिक नहीं बचे हैं, बस संधारित्रों का संयोजन और उसके न्यूमेरिकल, है ना, मतलब 2-3 लेक्चर और बचे हैं इसमें, ये खत्म हो जाए। इससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देता हूं, है ना, छोटा है, ज्यादा कोई खास नहीं है। ये आपके एनसीईआरटी का है, न्यूमेरिकल नंबर 8 है ना, एनसीईआरटी का। ये कहता है पट्टिकाओं के बीच वायु ऑब्लिक निर्वात समांतर पट्टिका संधारित्र कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 × 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, है ना, सिंपल सा सवाल है ना। ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया इसने। इनके बीच की दूरी 3 मिमी है, दूरी वास्तव में बहुत कम होती है, न्यूमेरिकल के जरिए ये बताना होता है हमें। बीच की दूरी 3 मिमी, मिलीमीटर का मतलब 3 × 10 की पावर -3 मीटर,
ठीक है ना। अब ये कहता है संधारित्र की धारिता बताओ, बता देंगे, सिंपल, ऐसी कोई खास बात नहीं। यदि इसे 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। 2 क्वेश्चन पूछे सब सिंपल सिंपल। तो पहला क्वेश्चन तो इसका है कि संधारित्र की धारिता बताओ। समांतर प्लेट संधारित्र वैक्यूम है, वैक्यूम में अपन जानते हैं एप्सिलॉन 0 A/d। ठीक है, फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल के जरिए फॉर्मूले याद कराने का एक तरीका होता है। तो सब C0 है ना, एप्सिलॉन 0 का मान तो अपन जानते हैं 8.85, तीसरा अंक लिखने की कोई जरूरत नहीं, -12। एरिया आपके इसने बता रखा है 6 × 10⁻³ और इसके अलावा डिस्टेंस 3 मिलीमीटर, तो 3 10⁻³ तो सिंपल, ये तो कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स हो गया। तो यहां कैलकुलेशन तो सिंपल होगी सब। 0 हासिल का 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7, ठीक है ना, और 16 1 17 देख लेना फिर भी आप, मैं तो यही समझता हूं कि यही होगा है ना, 10⁻12 फैराड। इससे आप ये भी कह सकते हो 17.7 पिको फैराड है ना, पिको फैराड ले 10⁻12 घात का नाम है, उस घात को अपन ये कह सकते हैं है ना, जो मैंने दिखाया आपको पिको फैराड। दूसरा इसने कहा सेकंड क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें, 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो इसमें संचित आवेश का मान बताओ, है ना। तो Q = CV, अब 0 लिख दिया तो 0 है ना, यानी Q C0 तो अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया, पिको, पिको मतलब 10⁻12। कितने वोल्ट का सप्लाई जोड़ा इससे, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट की आपने सप्लाई जोड़ दी, तो इसकी प्रत्येक प्लेट पर आवेश 17.7 × 10⁻10 कूलाम। अगर अपन 1 0 इधर से ले लें, यानी इसको यूं लिख दें 1.77, 1 0 इधर से ले ली तो ये 10⁻9 कूलाम हो गया। इससे अपन लिख सकते हैं 1.77 नैनो कूलाम। 10⁻9 is a name of power, is known as 10⁻9। तो बच्चों ये तो एक सामान्य न्यूमेरिकल था। सामान्य न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला रीमेमोराइज करवाने के लिए करते हैं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यूमेरिकल तो इस बात का जिसमें आवेश का पुनर्वितरण, एक बार और, एक तो मैं करा ही चुका हूं, एक बार तो मैंने करवा देना आपको आवेश के पुनर्वितरण का, है ना, और एक मुझे ऊर्जा हानि, वो भी ठीक है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले में अपन ने देख ही रखा है ऊर्जा हानि को, ही देखा है अभी अपन ने, ऊर्जा की हानि का फॉर्मूला याद रख सको तो वो भी ठीक है, और नहीं याद रखो तो अपन ऊर्जा के सूत्र से पहले से वाकिफ है। ऊर्जा के 3 सूत्र हैं, 12 CV², 12 QV और 12 Q²/C। तो अपने को देखा जाए तो फॉर्मूले वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, इससे काम चल जाएगा। एक मैंने आपसे ऊर्जा हानि तो खैर प्रूव कर ही दिया है ना, इसके अलावा मैंने आपको जो बताया था आवेश के पुनर्वितरण, ये एक न्यूमेरिकल तो मैं बता चुका हूं पुनर्वितरण का, ये बस इसमें पुनर्वितरण में बता दिया। कॉमन वोल्टेज यानी उभयनिष्ठ विभव का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सब कुल मिला के बात है कि आज इस एपिसोड को अपन यहीं क्लोज करते हैं, फिर सब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपने रेस्पॉन्स को ढंग से लिखें, आप अपने रेस्पॉन्स को लिखेंगे तो हम वीडियो को वो चीज लाएंगे जो आप कहते जाएंगे ना। थैंक यू अगेन, थैंक